अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग बैक टू रूटीन। मैं आ गई हूँ जी वापस अपनी रूटीन पे घूम फिर कर। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले भी दिनों मैं गई हुई थी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रा टूर श्योर लगाने घूमने शूमने गई हुई थी। और मैं मरी की साइड पे गई हुई थी। सब मुझसे पूछ रहे थे आप कहाँ गई थी, तो मैं मरी गई हुई थी। तो जी हम लोग वापस से अपनी रूटीन पे आ गए हैं। और जी अब आप लोगों को रूटीन में रोज़ाना डेली व्लॉग जो हैं वो मिलेंगे और इंशाल्लाह डेली मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज का टॉपिक जो है वो बड़ा मज़ेदार सा होने वाला है, बड़ा चटपटा सा टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। टॉक्सिक मदर इन लॉ। जी हाँ, टॉक्सिक मदर इन लॉ और टॉक्सिक सिस्टर इन लॉ, क्योंकि आज इस ब्लॉग में मैंने ये दोनों बातें ही कर लूँगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आप टॉक्सिक मदर इन लॉ और टॉक्सिक सिस्टर इन लॉ के साथ रह रही हैं, अगर आपकी सास आपको दिन रात ताने देती है, आपके शौहर के कान भरती हैं और आपकी नंद भी आपके पीछे पीछे लगी ही रहती है, तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं टॉक्सिक सास नंद इन लॉस प्रॉब्लम, ठीक है, आफ्टर मैरिज, सास नंद के ताने, हाउ टू डील विद टॉक्सिक इन लॉ। जी हाँ, इमोशनल अब्यूज़ इन मैरिज। इन तमाम मसाइल पर सबसे अहम बात यह है कि हर मसले का प्रैक्टिकली सॉल्यूशन भी बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वो ख़वातीन, वो औरतें जो अपनी टॉक्सिक सास से बहुत ज़्यादा तंग है, जो अपने सास के तानों से, अपनी सास के मिजाज से बहुत तंग है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टॉक्सिक सास की पहचान क्या होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर सास टॉक्सिक हो। मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान टॉक्सिक हो। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आदत भी होती है और कुछ इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते नहीं हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा उन लोगों को में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन लोगों को इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हमें वो लोग टॉक्सिक लगने लग जाते हैं। ठीक है, हर सास जो होती है ना, वो सख्त मिजाज नहीं होती, लेकिन कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो वाकई में ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। हर बात पे ताना देना, खाना पकाने से लेकर घर संभालने तक हर काम में कीड़े निकालना। अगर आपकी सास आपके लिए ये करती है ना भाई, आपको हर बात में ताना मिलता है, तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं धोने आते, तुम्हें अच्छा खाना नहीं बनाना आता, तुम्हें घर नहीं संभालना आता, आपके शौहर के कान भरती है जब आप घर नहीं होती या आप उनके पास नहीं होती, तो आपके ख़िलाफ़ बातें करती हैं। मतलब रिश्तेदारों में आपकी बुराई करना, लेकिन आपके सामने मुस्कुराना। ठीक है, मुकाबलेबाजी, हमेशा दूसरी औरतों के साथ आपका मुआवजा करना, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू ये, उसकी बहू वो। हर फैसले में बिला वजह, यानी आपके और आपके हस्बैंड के फैसलों में बिला वजह की मुदाखलत करना। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो सबसे पहले तो ये जान ले, ये आपकी गलती नहीं है। बहुत सी ख़वातीन ये सोचकर ख़ुद को इल्ज़ाम देती हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन हकीकत में टॉक्सिक बिहेवियर हमेशा इस शख्स के पैटर्न की वजह से होता है, आपकी वजह से नहीं। टॉक्सिक नंद, ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉक्सिक नंद की। ये तो थी आपकी टॉक्सिक सास। अगर आपके साथ ये सारा कुछ कर रही है तो इट्स मीन योर सास इज़ टॉक्सिक। अब बात हम कर लेते हैं कि टॉक्सिक नंद। कुछ नंदें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, बिल्कुल बहनों की तरह होती हैं, लेकिन कुछ नंदें वाकई में ही हालात को मुश्किल बना देती हैं। ठीक है, हर वक्त आपकी चीज़ों में नुक्स निकालना, भाई को आपके ख़िलाफ़ भड़काना, घर में छोटी छोटी बातों को बड़ा मसला बना देना, हर वक्त आप पे नज़र रखना, सोशल मीडिया या रिश्तेदारों के सामने आपका मजाक उड़ाना, आपको कंपेयर करना, आपकी लाइफ में बेजरा मुदाखलत करना। कभी अपनी अम्मी के पास बैठ के आपकी बातें हो रही हैं, आपके ख़िलाफ़ कान भरे जा रहे हैं,
ये सब बिहेवियर आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए आगे हम बात करेंगे कि इस सूरत हाल को, इस सारी कंडीशन को आपने किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह डील करना है, किस तरह हैंडल करना है। ठीक है। रवैया आप पर जो असर डालता है ना, जब आप रोज़ाना ताने सुनती हैं, पीठ पीछे आपकी बातें होती हैं, घर में सुकून नहीं होता, तो इसका असर पता क्या होता है? इसका असर ये होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना अपने आप को ब्लेम करने लग जाती हैं कि शायद मैं ऐसी हूँ, जो ये लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं, मे भी मैं ऐसी ही हूँ। आप अपने आप को ही बुरा कहना शुरू कर देती हैं। आप अपने आप को स्ट्रेस में ले जाती हैं। हर वक्त आपको यही चीज़ लगी रहती है कि पता नहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मुझे कोई ताना ना मिल जाए, मैं कोई जो है मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्या पता नहीं मेरे खिलाफ़ क्या बात हो रही है, या आज मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ़ क्या बात की जाएगी। 24 घंटे आपका जहन इसी चीज़ पे चलता रहता है। आप इसी चीज़ में रहती हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि खामोश रहना और बर्दाश्त करते चले जाना कोई हल नहीं होता। हल ये है कि आप अपने आप को इमोशनली मजबूत करें और सही स्ट्रेटजी से इस मसले को हैंडल करें। आपको ये लग रहा है आपके खिलाफ बातें हो रही हैं और आप खामोशी से बर्दाश्त कर रही हैं कि कोई नहीं यार, देखिए खामोश रहना भी है एक, ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन खामोश रहना कैसे है ये भी ज़रूरी है, ये भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा खामोश रह देते हैं कि लोग हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इतना भी खामोश ना रहें कि लोग आपकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब हमें पता चल जाता है कि हमारी सास टॉक्सिक है या हमारी नंद टॉक्सिक है, तो इनसे बचना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम उस टॉक्सिक रवैये का मुकाबला करने खड़े हो जाते हैं, हम लोग उनका मुकाबला करने खड़े हो जाते हैं या उनको बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप अपने माइंड को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा होता। आप मेंटली तौर पर वीक हो रही होती हैं, आप वो वैसे के वैसे रहते हैं, आप जो है अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। आपको वो, क्योंकि जो टॉक्सिक इंसान होता है वो ऐसा होता है कि वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। उसने आपके ऊपर ऐसी बात डालनी होती है तो आपको लगता है कि यार हर सारी गलती मेरी है। तो एक बात याद रखें, आज जो मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूंगी उसमें आपने उस पर एक तो अमल करना है, दूसरा ये है कि आपने उसको तकरीबन, ये नहीं है कि आपने कोई 1-2 दिन तक अमल करना है और बस जी फिर तो ठीक है, नहीं, तकरीबन आपने इसको फॉलो करना है तकरीबन 1 महीने तक। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को 30 दिन तक लगातार फॉलो करते हैं, किसी भी स्टेप को, तो वो हमारी रूटीन बन जाती है, आदत बन जाती है। तो आपने इनको अपनी आदत बना लेना, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। बात ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सी लड़कियाँ सेशन लेती हैं, मेरे से बात करती हैं। कुछ लड़कियाँ बहुत ही मतलब औरतें जो हैं कुछ बहुत ज़्यादा डिसेंट होती हैं, उन्हें पता होता है भाई आपने सेशन लिया, ओके दैट्स इट, मैंने आपकी बात सुनी, आपको मैंने हल बताया, बात ख़त्म, यहाँ पे आपकी मेरा ख़त्म हो गया बात। अब कुछ लड़कियाँ क्या हैं, अच्छा यहाँ पे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप यहाँ फ्री सेशन देती हैं। अच्छा हाँ, बात ये है कि मेरी सेशन की सच तो कोई फ़ीस नहीं है, पहले होती थी लेकिन अब मैंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है क्योंकि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये होता है कि अक्सर औरतें सेशन लेने के बाद जो भी आपका अपनी खुशी से अगर कोई सेशन की फ़ीस देना चाहता है तो वो दे देता है। तो वैसे एज सच मेरी कोई फ़ीस नहीं है, हाँ अगर आप अपनी खुशी से कुछ पे करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। खैर, तो अच्छा बात यह है कि मैं ये बात कह रही थी कि कुछ लड़कियां, कुछ औरतें, अच्छा आपने मसला बताया, अब वो क्या करती हैं, वो अपनी डेली रूटीन की मुझे टेक्स्ट करना शुरू हो जाती हैं। आज हमारे साथ ये हो गया, आज मेरी, अब एक लड़की से, मेरी एक औरत से बल्कि मेरी बात, उसने मेरे से बात की, सेशन लिया, ठीक है, ओके दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई। वो लड़की पिछले 2 महीने से मुझे रोज़ाना डेली रूटीन के मैसेज कर रही है। आज मेरी नंद ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, दुरानी ने ये कह दिया, मैंने ये कर,
यार देखो, मैं आप आपसे मैं सेशन ज़रूर, लेकिन मैं इतनी वेली नहीं हूँ कि मैं आपको आपको डेली रूटीन के मसले समझाने लग जाऊँ। मेरी वीडियो बनती है, उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सेशन दे देती हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे अपनी डेली रूटीन की एक-एक बात बताएँ, ठीक है? तो ये वो वाला हिसाब हो गया। आप लोगों को मैं कहती हूँ कि यार थोड़ा-सा अपना वो रखें, कोई आप लोग ऐसे समझते हैं पता नहीं कोई फ्री में आपको कोई इंसान मिल गया है, चलो जिसको रगड़ा लगाते रहो, जैसे मर्ज़ी लगाते रहो। अगला बंदा तो जैसे वेला बैठा हुआ है, बिल्कुल फ़ारिग बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो थोड़ा मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करें, और मुझे वो औरतें बड़ी अच्छी लगती हैं जो मैच्योर होती हैं, जो बात करती हैं उसके बाद ख़त्म। और बाकायदा अक्सर ये होता है कि मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती हैं जो मुझसे पूछती हैं क्या मैं आपको कॉल कर लूँ या बात कर लूँ। देखिए, पहले इजाज़त लें, उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप लोग जो बेधड़क कॉलिंग, इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं हैरान होती हूँ, अब मैं क्या नाम लूँ यहाँ पे, मेरा दिल करता है कभी-कभी उनके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ। रात के 11 बजे इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल्स आ रही होती हैं। यार कोई इंसानियत है आप में? एक दफ़ा मुझे रात के 1:30 बज रहे थे, इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल आ रही है। कोई बात है भला? आप इंस्टाग्राम पे दे धड़क कॉल कर रही होती हैं, दे धड़ाधड़ कॉल पे कॉल कर रही होती हैं। हमने आपसे बात करनी है या बात करनी है, आपको पहले उसके लिए टाइम लेना पड़ता है कि आप ही हमने आपसे बात करनी है, मैं टाइम दें। और कुछ तो ऐसी होती हैं बस ये 10-10 20-20 मिनट के वॉइस मैसेज भेज रहे होते हैं मुझे, कि जैसे मैं तो सारे वॉइस मैसेज आपके, मैं इतनी वेली बैठी हूँ कि मैं 20 मिनट तक कान लगा के आपके वॉइस मैसेज सुनती रहूँ। एक तरीका होता है, सलाम दुआ करें, अभी हमने आपसे बात करनी है, एक मसला शेयर करना है, हम आपका टाइम चाहते हैं। बेसिक तरीका मैनर ये होते हैं कि आप मुझसे बात करें कि आप ही हमें आपका टाइम चाहिए, 10 मिनट हमें आपके, 20 मिनट चाहिए, 25 मिनट आप हमें दे सकती हैं। ये होता है तरीका। ये तरीका नहीं होता कि रात के 2-2 बजे, 1-1 बजे आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल्स कर रही हैं, दे मैसेज पे मैसेज कर रही हैं। तो जिन्होंने ये काम किया है वो समझ गई होंगी, ठीक है? और ये है कि ज़रा तरीके से, ये कोई नहीं है कि मैं फिर आप उसके बाद आपके मैसेजेस आते हैं, आप तो नखरे वाली हो गई हैं, आप तो ये हो गई हैं। ओ भाई, आपके 1 हफ़्ता हो गया मुझे आपकी मसले सुनते हुए। मेरे भी आखिर एक ज़िंदगी या लाइफ है, मैं एक प्रोफेशनल वो हूँ, मुझे मैं, ये बड़ी बात है कि मैं आपको फ्री में इतना टाइम दे रही हूँ, वरना कौन देता है फ्री में टाइम, मुझे बताएं, कोई देता है? कोई रिप्लाई भी नहीं करता मैसेज का। ये जितनी भी यूट्यूबर्स हैं ना, करके देख लें, मुझे बताएं, कोई आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेगा। चलें, खैर, नेक्स्ट टाइम आई होप सो कि आप लोग थोड़ी सा मैच्योरिटी का मुजाहरा दिखाएं, ठीक है? इस तरह ये हरकतें प्लीज़ मत किया करें, पहले मैसेज किया करें, टाइम दिया करें मेरे से, वरना तो सॉरी टू से बट आपको इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो मेरी तरफ से आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, ये हरकतें अगर आपने करनी है तो खैर चले, अब हम शुरू करते हैं। कि सबसे पहली बात है कि जो अपना इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर दें, ठीक है? जब कोई आपको ताने दे या उकसाने की कोशिश करे, आपको पता है ताना क्यों दिया जाता है? ताना दिया ही इसलिए जाता है ताकि अगला बंदा गुस्सा करे। आपको पता है, अच्छा अक्सर ये होता है कि नंदें अक्सर बड़ी फ़िज़ूल हरकतें करती हैं। ये जो टॉक्सिक नंदें होती हैं, ये अपनी भाभियों को चढ़ाने के लिए बड़ी फ़िज़ूल हरकतें करती हैं। ये अक्सर कोई काम करती हैं तो कोई छोड़ देती हैं, किचन गंदा छोड़ देंगी। वो इसलिए ये हरकतें करती हैं ताकि हमारी भाभी चीखें, चिल्लाएँ, रिएक्शन दें। सास आपको ताने देती है, वो इसलिए आपको ताने दे रही होती है ताकि आप उसको रिएक्शन दें आगे से। आपका तो इस पर आपका जो इमोशनल रिएक्शन देना ना, दरअसल इन्हें मज़ीद ताकत देता है। ये जो आपका इमोशनल रिएक्शन होता है ना, ये उनके लिए पावर होता है। आप उनको बेसिकली पावर दे रही होती हैं, मज़ीद उनको इनकरेज कर रही होती हैं कि ठीक है भाई, तुम जितना जो है ना, तुम मज़ीद ताने दो मेरी तरफ से, आगे मैं और भड़कती जाऊँगी। ऐसा ही होता है ना। अब एक चूल्हा है, उसके अंदर आग जल रही है, बड़ी धीमी धीमी सी आग जल रही है। जब आप उसके अंदर लकड़ियाँ लगाती रहेंगी तो ज़ाहिर आग तो भड़कती रहेगी। तो इसी तरह अपने दिमाग में जब आप उनकी बातों को हर दफ़ा घुसाती रहेंगी, हर दफ़ा तो आपका रिएक्शन तो आएगा ना। इग्नोर करें, या तो बिल्कुल खामोश हो जाएं। एक होती है ग्रे रोक मेथड, या तो ये वाली टेक्निक अपना लें। ऐसा जवाब दें जो ना ज़्यादा जज्बाती हो, ना लड़ाई की तरफ जाए। मुख्तसर और सादा सा जवाब दे के पीछे हो जाएं, जैसे अच्छा ठीक है, या अगली दफ़ा नहीं होगा, बस बात को आगे ना बढ़ने दें, ठीक है?
इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दबा रही हैं, बल्कि ये है कि एक आप मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा कर रही हैं कि आप अपनी एनर्जी इन लोगों पर ज़ाया नहीं कर रही। आपने सिर्फ जो है अपने हाँ हूँ हाँ में जवाब दे दिया। अब जैसे आपकी सास ने कह दिया कि तुम्हें तो सालन नहीं ठीक बना, या तुम ये हो, या वट जो भी सास के ताने होते हैं, तो आप या तो बिल्कुल खामोश हो जाएं, अपने काम से काम रखें अपना काम, वरना तो हाँ हूँ करके थोड़ा सा ओके ठीक है नेक्स्ट टाइम सही बनाऊँगी, बात ख़त्म। अब आप उनसे झगड़ा कर रही हैं, हाँ ये कर लो, अपनी बेटी से बनवा लो, खुद कर लो, मतलब आप लगी हुई हैं उनसे बहस करने, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रही हैं। फ़ायदा आपके बहस करने से कुछ भी नहीं होगा। अपनी एनर्जी को सेव करें और ऐसे लोगों पर ज़ाया मत करें। आप जितना एक टॉक्सिक इंसान से बहस करते हैं ना, उसको कुछ नहीं असर हो रहा होता, बल्कि उसकी तो पावर बढ़ रही होती है। आप मेंटली तौर पर वीक हो रही होती हैं, आप जो है वो एक दलदल में फंसती जा रही होती हैं जब आप एक टॉक्सिक सास या नंद से बहस कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टॉक्सिसिटी नहीं छोड़नी, वो ऐसे ही रहेंगी हमेशा, उन्होंने ऐसे ही रहना है। अपनी बाउंड्रीज़ ज़रूर बनाएं, बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपकी नंद से आपकी अनबन हो गई है या सास से अनबन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात होती है, यहाँ पे वो ख़वातीन जो कहती हैं भी हमारे हस्बैंड हमारा साथ नहीं देते थे। अब आपके सास से अनबन हो गई है या आपकी नंद से अनबन हो गई है, वहाँ पे आपके हस्बैंड आपके लिए थोड़ा बहुत बोले, हल्का फुल्का आपके लिए स्टैंड भी लिया, कह दिया। अब आपको आके कह देते हैं कि भाई तुम ज़रा थोड़ा फासले पे रहो, ठीक है, अपना काम करो, कमरे में आ जाओ। आप कहती हैं ठीक है। अब आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप इस सब पे कायम रहती हैं, 5वें दिन आप फिर जा रही हैं, सास के साथ बैठ के गप्पे मार रही हैं, नंद के साथ बैठ के गप्पे मार रही हैं। अब आपके हस्बैंड क्या देख रहे हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, वो देख रहे हैं भाई देखो मैं अब वो दिल में सोच रहे हैं कि 4 दिन पहले इतना झगड़ा किया और ये किया, अब ये फिर उधर बैठी। अब नेक्स्ट टाइम झगड़ा होता है, अब आप कुछ कहे तो आपके हस्बैंड नहीं बोलते, उनको पता होता है कि यार 5वें दिन फिर ये इकट्ठी हो जाएंगी। फिर आपको क्या शिकायत होती है कि यार मेरे हस्बैंड बोलते नहीं हैं मेरे लिए, मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। वो क्यों बोलें, वो क्यों आपके लिए स्टैंड लें? क्योंकि उनको ये बात पता है कि ये 5वें दिन फिर मेरी बीवी जाके उनके साथ इकट्ठी हो जाएगी। इस तरह तो मैं अपनी बहन या माँ की नज़रों में बुरा बन रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी खुद उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इनसे फासला इख्तियार करे, इनसे बाउंड्री सेट करे। देखिए, जब आपकी सास आपको ताने देती है या आपकी सास नहीं पसंद या उनको आप नहीं पसंद, तो थोड़ा सा उनसे फासला इख्तियार करें। अगर आपकी नंद से आपकी नहीं बनती या आपको नहीं पसंद, 4 दिन 5 दिन बाद आपकी नंद बाज़ार से आई है, कोई नया सूट लाई है, कुछ लाई है, फटाक से चली गई, क्या लाई हो, क्यों लाई हो, कैसा है, या वो आपको दिखा रही हो और आप बड़ी एक्साइटेड होकर रिएक्शन दे रही हैं। फ़ायदा, आप तो फिर वैसी हो गई। हाँ, आप ठीक है, आप उनसे बोलें, हंसें, लेकिन एक लिमिट में। आपने अपनी सास को खुश करने के लिए फिर से शुरू हो रही हैं खाने बनाने, उनकी खिदमतें करने। फ़ायदा, 5वें दिन फिर लड़ाई होगी और फिर आपको शिकायत होगी आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं देते। क्योंकि बंदे को पता चल जाता है कि यार जो मर्द होते हैं ना, हमेशा मर्द उस औरत का साथ देते हैं जो औरत अपने लिए खुद बाउंड्री सेट करती है। उसको पता होता है मैंने कितना किससे मिलना है, कितना किससे नहीं मिलना, कितना किसको जवाब देना है, किसके आगे बोलना है, किसके आगे नहीं बोलना, कहाँ मुझे जवाब देना है, कहाँ मुझे जवाब नहीं देना। तो ये है कि बार बार जो है अपना बाउंड्रीज़ ना तोड़ें, अपनी बाउंड्री पे कायम रहें। अपनी जो आपका मुस्तकिल मिजाजी है ना, यही जो है ना, इस पर कायम रहें। एक बात याद रखें कि ऐसा ऐसा सामने वाला खुद ही समझ जाता है, क्योंकि उसको कुछ दिन मुश्किल होगी, बाद में उसको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये अब हमें ज़्यादा। क्योंकि अगर एक तरफ से अब आपकी सास है या आपकी नंद है, उधर से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट आ रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी नंद और सास आपको बिल्कुल साइलेंट, कोई आपको मतलब इतना जवाब नहीं देती, कुछ नहीं देती। अब आप क्या करती हैं, आप उनको खुश करने की खातिर इतना कुछ करने लग जाती हैं, यार इनका मूड ऑफ है, ये ठीक हो जाएं। यार अगर वो खामोश हैं या उनका तो उस चीज़ से आप फ़ायदा उठाएं, आपको उस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छी बात है, उनका जितना काम होता है कर के किचन में सालन रखें और आ जाएं, बस अपने आप को टाइम दें। उनको खुश करना बंद कर दें कि किसी तरह इनका मूड ठीक हो जाए, उनके मूड ठीक करना बंद कर दें। जिनके मूड ठीक होंगे वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। आपने किसी के मूड ठीक करने का ठेका नहीं लिया हुआ, ये बात याद रखें, ठीक है।
अपने शौहर को एतमाद में लेना, ये बहुत अहम कदम है। अपने शौहर से बात करें, लेकिन कोशिश करें कि वो आप जो हर वक्त अपने शौहर के सामने अपनी सास की या नंद की बुराइयां करती हैं, ये चीज़ ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको आपके शौहर से दूर कर रही होती है। अपने और अपने शौहर के दरमियान से ये सास और नंदों की बातों को निकाल दें, मत किया करें, ठीक है। अब आप कहेंगे अच्छा, जब मैं ये बात करती हूँ ना तो मुझे ये बड़ा पूछने को मिलता है कि आप ये अगर शौहर से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आपके भाई और आपकी माँ, आपके बाप से अगर आपके शौहर को प्रॉब्लम हो, वो आपसे बातें करें, आप एक दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा देखिए, तीसरी दफ़ा तो आप भड़क जाएंगे। तो यार अपने ही जो है वो घर वालों के बारे में बातें कोई नहीं, अक्सर हस्बैंड्स जो हैं वो शुरू में ही कह देते हैं कि भाई मैंने नहीं सुननी। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ मर्द औरत के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर अपने हस्बैंड की शुरू में बहुत बुराइयां करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आपको जो है वो कर रहे होते हैं, कि वो चेक कर रहे होते हैं कि हमारी बीवी कितनी हमारी फैमिली के ख़िलाफ़ है या हक़ में है, वो चेक कर रहे होते हैं। तो मत किया करें अपने हस्बैंड से हर वक्त उनकी शिकायतें करना, हर वक्त उनके बारे में बातें करना। इससे क्या होता है, आप वीक पड़ जाती हैं, आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता ख़राब होता है। तो उनकी वजह से अपना रिश्ता मत ख़राब करें। टॉक्सिक माहौल में इंसान अक्सर तन्हा हो जाता है। अपने आप को बिल्कुल भी तन्हा ना करें। अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रखने, अपनी कोई हॉबी, कोई जॉब, कोई छोटा सा काम, ये ज़रूर करें ज़रूर। तो ये है कि अपने आप को बिल्कुल भी तन्हा नहीं करें, बिल्कुल भी तन्हा ना छोड़ दें अपने आप को कि बस भाई कोई मेरे साथ नहीं है। आपको किसी के साथ की क्या ज़रूरत है? जिसने आपके साथ आना होगा वो खुद ही खड़ा हो जाएगा आगे। आप जितना लोगों के पीछे भागेंगी, एक बात याद रखें, लोग उतना आपको मिसयूज़ करेंगे, लोग उतना आपको डिग्रेड करेंगे, उतनी आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। जितना आप लोगों को खुश करेंगे, जितना आप लोगों के पीछे भागेंगे, उतना आपको लोग जो है ना, साफ बताऊँ तो उतना लोग ज़लील करते हैं। जो बंदा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और दूसरों को खुश करने की खातिर उसके पीछे भागता है, उतना वो ज़लील होता है इंसान। ये बात याद रखें। अक्सर बात सिर्फ समटाइम ऐसा होता है कि बात तानों से भी आगे बढ़ जाती है। होता है ना ऐसा कि सम टाइम बहुत ज़्यादा जो है मसला संगीन हो जाता है, जिसमें ये होता है कि हाथ उठाने तक बात चल जाती है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस मामले में नंद या सास को ये हक मत दें कि वो आप पे हाथ उठाए। पहली दफ़ा में ही अपने लिए एक्शन ले लें, पहली दफ़ा में फ़ौरन से खुश रहना सीखें, मगर कमज़ोरी से नहीं। बहुत सी जगहों पर ना जो है ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है कि यार सब हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं। समटाइम ऐसा होता है ना महसूस कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा, तो हम अपने आप को बहुत तन्हा फ़ील करते हैं, हम बड़े वीक महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ताकत ना बनाएं, नो, बल्कि अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं। खुश रहें, खुश रहें। हर जगह अपनी सास और नंद को बैठ कर डिस्कस मत करें, क्योंकि जितना आप उन लोगों को डिस्कस करेंगी उतना आप जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होंगी, उतना आप जो है वो इनके बातों में उलझती जाएंगी। इनसे फिज़िकली स्पेस बनाएं, मेंटल डिस्टेंस रखें, अपने कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारें, अपने लिए वक्त निकालें। एक बात याद रखें, ये समझना कि इनकी बातें आपकी कदर कीमत का फ़ैसला नहीं कर सकती, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी वैल्यू इन लोगों की बातों से नहीं होगी। अब ये देखें कि अगर आपकी सास या नंद आपके बारे में बातें करती हैं, उधर से आप भी इनके बारे में बातें कर रही हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं है, बराबरी का चल रहा है ना खेल। तो फिर आप बातें नहीं करें, तो इनसे थोड़ा सा फासला रखें। कोशिश करें, बहुत सी ख़वातीन की आदत होती है कि
अपने घर के मामलात को अपने मायके में बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हैं। ये मत किया करें। अपनी प्रॉब्लम्स और अपने ये जो होती है ना सास नंद के मसले, इनको इतना मत सर पे सवार करें कि आप तंग आ जाएं इनके बारे में सोचा ना करें ज़्यादा। इग्नोर करें। इग्नोर करना ना इनका बेस्ट हल होता है। इन लोगों को इग्नोर करना सबसे बेस्ट हल होता है। एक बात याद रखिए कि आपकी इज़्ज़त नफ्स आपका सुकून है और आपकी ज़हनी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी का रवैया बदलना, किसी को बदलना आपके हाथ में नहीं है। अब जिस घर में आप गई हैं वहाँ का माहौल इंतहाई टॉक्सिक है। अब आप आई हैं कि यार मैं सबको बदल दूँगी, मैं तो इनका माहौल बदल दूँ। नहीं, आप इनका रवैया नहीं बदल सकती। ये लोग टॉक्सिक हैं और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आप इनको नहीं बदल सकती। आप इनको नहीं बदल सकती, तो ये छोड़ दें। खुश करना छोड़ दें। इनके लिए खुश करना, 24 घंटे इनके लिए अवेलेबल रहना। हाँ मेरी सास को ये चाहिए, लाओ मैं दे दूँ, लाओ मैं बना दूँ या मैं कर दूँ। नहीं, 24 घंटे इनके लिए एक टांग पे खड़े रहना छोड़ दें। सास को खुश करना छोड़ दें। ये खुश नहीं होनी। अच्छा, कुछ औरतों की आदत होती है कि अपनी सास से बड़ी बहस करती हैं। अगर सास ने कह दिया ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये वैसे नहीं करना तो वैसे करना है, तो आप भी बहस करना शुरू हो जाती हैं। बहस ना किया करें। आप कह दिया करें हाँ ठीक है, करें वही जो आपको ठीक लगता है। उनके सामने जी कर दिया करें कि हाँ जी ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी बात मैं वो करूँगी कि जो औरतें कहती हैं कि हमारे हस्बैंड को हमारी सास बहुत सिखाती है। देखो मेरी बात सुने, आपके हस्बैंड को आपकी सास सिखाती है। अब आपके हस्बैंड आए हैं अपनी सास के पास से होकर, अब उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। अब आप आके उनसे पूछने लग गई हैं क्या बात की, क्या कहा। आपके हस्बैंड ने नहीं की कोई बात। जब तक आपके हस्बैंड आपसे कोई बात नहीं करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। आपको कोई अपने आप से आपने बात नहीं करनी, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक बात याद रखें कि वो कहते हैं ना कि मारते का तो हम हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन चलते की ज़ुबान नहीं पकड़ सकते। तो बस आप यही समझें कि यार ये लोग जो बोल रहे हैं बोलने दें, ठीक है। इनका बोलना, इनका मुंह नहीं आप रोक सकती, लेकिन अपना रद्द अमल, अपना रिएक्शन आप ज़रूर कंट्रोल कर सकती हैं। वो आपके अपने हाथ में है। आपका रिएक्शन कंट्रोल करना ये आपके अपने हाथ में है। वक्त के साथ जो है ना अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। पहले ना मैं ऐसी थी, मुझे हर छोटी बात पे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि यार हमारा हर छोटी बात पे रिएक्ट कर देना, क्योंकि सामने वाला इंसान बैठा ही इसलिए ताकि मैं कुछ बात करूं और ये रिएक्शन दे। वो सिर्फ आपके रिएक्शन पे बैठे हैं और वो चाहते हैं कि आप कोई ऐसा रिएक्शन दे और आपको नीचा दिखाया जाए, और आप दे देती हैं, उन्हें रिएक्शन दे देती हैं। तो अपने कंट्रोल करें अपने रिएक्शन को, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आज मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों में बच्चों के साथ जैसे आउटिंग पे गई हुई थी मरी, तो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग सुबह का नाश्ता करते थे, जिस होटल पे बैठे हुए थे हम खाना खाते थे, वहाँ पे उनके बिल्कुल साथ ही बिरयानी थी, और अलमक्का बिरयानी उनका नाम। तो इतनी तेज़ उनकी खुशबू आती थी ना बिरयानी की, यकीन माने मेरा दिल करता होता था कि बस अभी जाऊँ और खा लूँ। तो अच्छा, वो हम लोग मोस्टली नाश्ते पे जाते थे। मैं रोज़ सोचती होती थी अच्छा अब इसमें हम लोग जो है वो दोपहर का खाना खाएंगे, डिनर में बिरयानी ले लेंगे, लेकिन नहीं होता था। हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते थे, तो वहाँ से हम लोग शाम को वापस आते थे खा के, तो बस ऐसा पेट भरा होता था, उस टाइम नहीं खाते थे। तो अब मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे इतनी याद आ रही थी ना वो बिरयानी, और वो बस उनका वो हुआ ये कि वो चलते चलते ना वो मसाला ऐसे बना के उन्होंने प्लेटों में रखा होता है, काफ़ी बड़ी, वो बड़े बड़े ऑर्डर बनते थे, बड़े बड़े देगें बनती थी। तो वो मसाले पे ऐसे ही मेरी एक दो दफ़ा ना नज़र पड़ गई, तो मैं बड़ी गौर से उस मसाले को देख रही थी कि उन्होंने क्या क्या डाला होता है ना, बड़ा कुछ डाला होता था उसके अंदर। उसके ऊपर ना अचार भी डाला होता था,
तो आज मैंने जो मेरे ज़हन में था, जो मुझे याद था, मैंने आज वो सारा जो है इसके अंदर डाला और यकीन मानो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा वाक़ई में आज खुशबू तो वैसे वही आ रही है जो हम लोगों ने वहाँ बैठ के उस टाइम महसूस करते होते थे। तो अब मैं हँस रही थी, मैंने कहा अगर मैं कभी दोबारा अब मैं जाऊँ ना तो मैं सिर्फ़ उस बिरयानी खाने के लिए जाऊँगी वहाँ पे, अगर मैं दोबारा जाऊँगी। तो बस ये है कि देखिए ज़िंदगी में ना कभी ये जो लोग हैं ना आपके इर्द-गिर्द जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इनसे बाहर निकलें, जाया करें, बाहर फिरें, आएँ, जाएँ, लाइफ़ को एन्जॉय करें। और मरी का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं वो व्लॉग भी। बच्चों के साथ बड़ा एन्जॉय किया था। तो जी यहाँ पे मेरी बिरयानी तैयार हो रही है और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का आपकी सास के साथ कैसा रवैया है और क्या आप लोग जो है किस तरह उस चीज़ को डील करते हैं और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसका रिव्यू लाज़मी कमेंट में अपना दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, ज़रूर ये बताइएगा मुझे। और इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर आपकी कोई स्पेशल बिरयानी रेसिपी है तो मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि भाई ये हमारी स्पेशल रेसिपी है, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और प्लीज़ रातों को कॉल मत करा करें मुझे इंस्टाग्राम पर, वरना तो मुझे मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ये जो हैं 3-4 और हैं कुछ लड़कियां जो मुझे करती हैं, तो प्लीज़ आई होप सो कि आप समझ गई होंगी। तो चलें जी, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।